हेलो माय डियर चिल्ड्रन, लास्ट जो वीडियो हमने देखा था, इन दैट वी हैड सीन ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट लेसन 3 पार्ट 1। इसमें हमने टोटल 4 सीन्स हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं उनको। ऑल टुगेदर एज आई टोल्ड यू 9 सीन्स हैं। फर्स्ट सीन जो हमने उसमें देखा दैट वाज द मार्टियर्स, शहीदों के बारे में। सेकेंड सीन द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा करना शुरू किया। तीसरा सीन हमने देखा था अबाउट ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1765 टू 1836, किस तरह ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया। एंड नंबर 4 जो सीन हमने देखा दैट वाज अबाउट राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय वाले सीन पे हमने स्टॉप किया था, और अब हम आगे का सीन जो है वो देखने वाले हैं। स्टिल रिमेनिंग 5 scenes. So let's continue. Now the fifth scene is oppression. Oppression का मतलब होता है किसी को forcefully control करना, अत्याचार करना किसी के ऊपर, जबरदस्ती करना उसके साथ. So the period is from 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians. In 1818 they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. तो इन्होंने नए नए रूल्स लोगों पे अत्याचार करने के निकालने लगे। ब्रिटिशर्स ट्रबल करना चाहते थे ये इंडियंस को, तो इन्होंने एक एक्ट, एक लॉ निकाला, रेगुलेशन 3 जिसे बोलते हैं। इसके अंडर यानी इसके थ्रू ये लोग किसी भी इंडियन को जेल में डाल सकते थे विदाउट ट्रायल। ट्रायल मतलब जैसे कोर्ट में ले जाया जाता है, पेशी होती है, गवाह पेश किए जाते हैं। तो इन्होंने ऐसा रूल, ऐसा रेगुलेशन निकाला कि बिना कोर्ट में गए बिना ही इनको जेल में डाला जा सकता है और इनको सज़ा दी जा सकती है। ऐसा इन्होंने क्यों किया होगा? जस्ट टू टॉर्चर इंडियंस, कि उन्हें पता था कि अगर ये कोर्ट वोट जाएंगे तो लॉ के नाम पे, जस्टिस के नाम पे ये बच निकलेंगे। सो दे कनिंगली पास दिस रेगुलेशन 3rd एक्ट। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. तो जैसे जैसे वो इंडियंस को सप्रेस कर रहे थे, उन पे अत्याचार कर रहे थे, उन्हें दबा रहे थे, वैसे वैसे इनको भी फ़ायदा हो रहा था। इनके पास तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था। सो जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे थे ये ब्रिटिशर्स, इनकी बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी इनको। दे यूज्ड टू ड्रॉ बिग सैलरी फ्रॉम द बैंक एंड दे ऑल्सो इन्वेस्टेड मनी इन देयर न्यू बिजनेस। काफ़ी कुछ इनके साथ अच्छा हो रहा था। दे फाउंड गुड प्रॉफिट एंड गुड न्यू बिजनेस ऑल्सो। ब्रिटिशर्स का सब कुछ अच्छा हो रहा था। द ब्रिटिशर्स वर एक्सपोर्टिंग गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम ब्रिटेन। वहाँ से वो बना बनाया सामान जो है इंडिया में लेके आ रहे थे, और उन पे कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी या टैक्स नहीं लग रहा था। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिशर्स जो हैं वो और अमीर होते गए। दे ग्रू रिचर एंड मोर प्रॉस्परस। और उल्टा, इसके उल्टा इंडिया में क्या हुआ? इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो पुअर होती गई, क्योंकि यहाँ तो कोई काम था नहीं, अब सब कुछ ठप हो चुका था। सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहीं पे हो रहा था। यहाँ से वो सारा माल ले जाते थे इंग्लैंड में, और वहाँ जाके सामान बना के और बना बनाया सामान इंडिया में लेके आते थे। तो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, फॉल हो गई, एकदम गिर गई वो। और लेटर ऑन ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये है गवर्नर जनरल बेंटिक। तो इन्होंने जो है वहाँ जाके, यानी अपने देश जाके, इन्होंने एक लाइन लिखी थी, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है जो कॉटन, यहाँ पे कॉटन उगाने वाले जो फार्मर्स थे वो भूखे मर रहे थे, और उन्हीं की वजह से कॉटन मिल्स चल रही है। यानी जो फार्मर कॉटन उगाने वाला है उसके पास कुछ नहीं है, वो भूखा नंगा है, और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी चल रही है और बहुत ही अच्छा कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही है मशीनों से। हाथों से भी नहीं करना पड़ रहा है। इंडिया के लोग जो हैं वो हाथ से ट्रेडिशनली जो हैंडीक्राफ्ट था वो बनाते थे, लेकिन यहाँ मशीनों में बन रहा है सब कुछ। तो उनका जो जॉब है वो जा चुका है पूरी तरह से। वीविंग वर्क जो है, बुनना एंड ऑल दैट, सब खत्म हो चुका है इंडिया में। एंड ऑल द वर्क, ऑल द रिचेस, ऑल द प्रॉस्पेरिटी हैज़ गॉन टू ब्रिटिशर्स। Scene 6 is dissatisfaction. It is from 1835 to 1856. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. तो यहाँ पे जो है ये मैकाले हैं और ये विलियम बेंटिक है। तो मैकाले कह रहे हैं we should teach the natives through the English language, और
जो गवर्नर जनरल है यहाँ के इंडिया के, बेंटेक, ये कह रहे हैं आई अग्री। तो पहले जो टाइम था ब्रिटिशर्स के पहले, इंडिया में पर्शियन या संस्कृत लैंग्वेज फॉलो की जाती थी। हमारे जो वेद वगैरह आपने सुना ही होगा संस्कृत लैंग्वेज में थे, है ना। तो ये जो ब्रिटिशर था, ये ऑफिसर मैकाले, इसने सजेस्ट किया बेंटिक को कि क्यों ना हम इंडिया के लोगों को इंग्लिश में पढ़ाएं, क्योंकि हमें जो छोटे मोटे काम करने के लिए हमारे ऑफिस में जो क्लरिकल जॉब है, क्लर्क जॉब है, उसे करने के लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर इनको एजुकेशन दी जाए इंग्लिश में तो ये सब हमारे काम ही आने वाले हैं, हमारे नौकर बन के ही काम करेंगे ये। सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट एवरीथिंग इन इंग्लिश। और जो गवर्नर जनरल थे बेंटिक, इन्होंने कहा यस आई अग्री, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. तो यहाँ के लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देने का मकसद क्या था ब्रिटिशर्स का, कि जो उनके पेटी जॉब्स, जो छोटे मोटे जॉब्स हैं, क्लरिकल जॉब, टाइपिंग करना या कुछ फ़ोन अटेंड करना, इस तरह के छोटे मोटे काम जो है वो इंडिया के लोग कर देंगे, इसलिए उनको एजुकेशन दे रहे थे। वो इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने का उनका यही मकसद था। तो इससे क्या हुआ, नई एक जनरेशन जो है, एक न्यू जनरेशन ऑफ मास्टर माइंड जो है वो प्रोड्यूस हुई, और सभी लोग ऐसा चाहते थे कि हम अपने लोगों को पढ़ाएं, अपनी लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव करें, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी इम्प्रूव हो। लेकिन उन्हें ये सारी, इसके पीछे जो कहानी थी, ब्रिटिशर्स के दिमाग में क्या चल रहा था, वो सब इन्हें पता नहीं था। लेकिन लोग आपस में डिस्कस, जो इंटेलेक्चुअल थे वो आपस में डिस्कस करते थे कि भाई इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो मैप आपने पहले देखा था और अब वाला मैप देखिए कितना डिफरेंस है। By 1856 the British had conquered the whole of India. लगभग सब कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर में आ चुका था। ऑलमोस्ट जो एरिया है आप पिंक कलर में जो देख रहे हो, ये ब्रिटिश के अंडर में आ चुकी है। तो सभी लोगों के दिमाग में अब थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी थी। अब ब्रिटिशर्स जो है, दे केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। लोगों को क्या चाहिए, उनके लिए क्या अच्छा रहेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं था ब्रिटिशर्स को। सो पीपल, जो यहाँ के लोग थे इंडियंस, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग कि किस तरह से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला जाए, बिकॉज दे आर ट्रीटिंग अस लाइक पपेट्स। जैसे कोई पपेट को नचाता है वैसे वो हमें नचा रहे हैं, हम तो उनके स्लेव्स बन के रह गए हैं। एंड दे हैड मोर ओवर लॉस्ट ऑल देयर जॉब्स, जो पहले काम करते थे वो सब भी चला गया था। ऊपर से ब्रिटिशर्स इनको फोर्स कर रहे थे टू चेंज देयर रिलीजन, क्रिश्चियनिटी में आप कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा वो फोर्स करने लगे थे। यानी हर तरफ से यही दिमाग में आने लगा लोगों के, दैट समथिंग शुड बी डन टू थ्रो देम आउट ऑफ इंडिया। इसीलिए लोगों के दिमाग में जब ये एक स्पार्क हुआ कि कुछ किया जाना चाहिए, तभी से इन लोगों ने कुछ ना कुछ आइडियाज निकालने शुरू किए। नाउ द सेवेंथ सीन इज द स्पार्क्स। स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारियाँ, यानी छोटी छोटी चिंगारियाँ जो बाद में एक बहुत बड़ी आग बनी। दैट इज फ्रॉम 1855 to 1857। टैक्सेस कंटिन्यूड टू रुइन द पेजेंट्स। जो फार्मर्स पे टैक्स लगाया गया था वो पूरी तरह से किसानों को बर्बाद कर रहा था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। एंड द इंक्रीज टैक्स कंटिन्यूड टू प्रेशर द पीपल एंड वर्सन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। जो पैसे उनके पास कुछ आ ही नहीं रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन तो उनकी स्ट्रांग थी ही नहीं, बल्कि और बदतर होती जा रही थी इन टैक्सेस की वजह से। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है संथल्स के बारे में। संथल जो है एक तरह की ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कि ईस्ट इंडिया में रहती थी। तो ये जो है, इन्होंने क्या किया, गुस्से में आके इन संथल्स ने, दे प्रोटेस्टेड थ्रू अ टेरिफिक वॉर। इन लोगों ने यूरोपियंस पे हमला बोल दिया। यानी जैसे बहुत ज़्यादा अगर किसी पे प्रेशर डालो तो फिर वो गुस्सा फूटता है ना। तो इन संथल्स का भी जो है एक लिमिट क्रॉस हो चुकी थी कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो चुका है, और ये लिमिट क्रॉस होते ही इन्होंने क्या किया, वॉर, यूरोपियंस के अगेंस्ट में एक वॉर बोल दिया, धावा बोल दिया उन पे इन 1855। दे किल द यूरोपियंस एंड दोज हु सपोर्टेड द यूरोपियन। जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो इंडिया के भी थे, लेकिन इनका सपोर्ट करने वालों को भी उन्होंने खूब एकदम उनसे लड़ाई की और उनको मार गिराया। Discontent was brewing in the East India Company's army too. जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी वहाँ भी चिंगारी निकलनी शुरू हो चुकी थी। किस तरीके से, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे तो वो उनको फोर्स कर रहे थे कि भाई आपको यहाँ से निकलना होगा
और जैसे सी क्रॉस करनी है, किसी से युद्ध कर रहे हैं तो समुद्र क्रॉस करना पड़ेगा। और अपने रिलीजन यानी अपने धार्मिक गुरु इन लोगों को बता रहे थे कि जिसने समुद्र पार कर लिया उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, वो इस ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो इनसे कहते हैं कि भाई आपको किसने राइट दिया हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशन, हमारे जो भी रीति रिवाज हैं उनके खिलाफ जाने का? हमारे धर्म में अलाउड नहीं है समुद्र को पार करके कहीं भी जाना, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो। तो इस तरह से छोटी छोटी डिसकंटेंट जो है इनमें शुरू हुई। So after hearing that an Indian soldier serving under British European order named सिपाही मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने क्या किया, इसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी ओपनली। तो ऑब्वियसली जब एक आदमी कोई जाएगा पूरी आर्मी के सामने तो क्या होगा, वही मंगल पांडे के साथ भी हुआ। उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। बट आफ्टर दैट थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हजारों सिपाही जो थे वो अब रिवोल्ट करने लगे मंगल पांडे के बाद। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयंस। तो ब्रिटिशर्स ने उनको भी आड़े हाथों लिया। दे टुक अवे देयर वेपन्स एंड यूनिफॉर्म, जो भी उनको सैनिक की वर्दी दी गई थी वो भी वापस ले ली, उनसे वेपन्स भी वापस ले लिए। एंड दे वर पुट इन जेल्स। एंड व्हाई दे वर पुट इन जेल्स? ताकि वो लोग आगे भविष्य में कभी भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज ना उठा सके। Few Englishmen had cared to understand Indian custom or the people's mind. तो अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था इंडियन लोग जो है उनके थॉट्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस क्या है उनको माने या कुछ करें। दे वर लीस्ट बॉदर्ड। तो ऐसा ही एक इमीडिएट कॉज भी हुआ, जो इनकी आर्मी में कुछ हिंदू लोग थे उन लोगों को भी, और कुछ इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले भी थे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे इनकी आर्मी में। तो इन्हें जब पता चला कि जो कार्ट्रिज, जो जैसे बॉम्ब टाइप्स होते हैं, बॉम्ब आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, किसी दूसरी पार्टी पे जब बॉम्ब फेंकते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसको मुंह से उसका एक कैप जैसा कुछ निकालना होता है ना। तो इनको सिपाहियों को पता चला कि ये जो कार्ट्रिज है इसके ऊपर गन पाउडर जो है वो स्मेयर किया हुआ है काऊ और पिग के फैट से। तो काऊ जो है उसे हिंदू धर्म में सेक्रेड माना जाता है, तो किस तरह वो मुंह में लेंगे ब्राह्मण, उन्होंने मना कर दिया। एंड इस्लाम धर्म में भी मना है पिग रिलेटेड कोई भी चीज़ को मुंह से लगाने के लिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा लोगों में, इनमें जो सिपाहियों में गुस्सा फूट पड़ा कि ऐसी चीज़ें हमें यूज़ करने के लिए दी है। सो उन्हें लगा दैट इंग्लिश मैन हैड बिट्रेड देम, उन्हें धोखा दिया गया है। लेटर ऑन इंडियंस प्लान टू डिफीट द ब्रिटिशर्स, पक्का इरादा इन्होंने कर लिया कि हमें ब्रिटिशर्स को हटाना ही है। सो चपातीज वर बीइंग सेंट टू ईच होम इन एवरी विलेज। एक चपाती मूवमेंट आपने सुना होगा, इसमें बहुत सारी चपातियाँ बना के डिस्ट्रीब्यूट की गई। इसका एक उद्देश्य था, यानी लोगों तक ये बात पहुंचाना कि हम अपनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं और आपकी मदद की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इट वॉज बिलीव दैट चपातीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू कन्वे अ मैसेज, एक मैसेज देने के लिए चपातीज डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। सो अल्टीमेट ओरिजिन जो था इस मूवमेंट का वो तो अननोन था ब्रिटिशर्स के लिए, उन्हें नहीं पता था ये क्या हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये चपाती, शायद इन चपातियों के अंदर कोई सीक्रेट नोट है या कोई मैसेज है जिससे कि उनको ट्रैप कर लिया जाएगा। तो लोग जो हैं आपस में ये डिस्कस करने लगे, भाई हमें एक होना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सो लोटस फ्लावर्स वो सर्कुलेटेड अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। क्यों? क्योंकि लोटस जो है हमारा नेशनल फ्लावर था और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब था कि हम सब एक हैं और हम इंडिया के लिए लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स को बाहर निकालेंगे। तो इंडियन पीपल जो है, जो भी मतलब देशभक्त था, वो इन देशभक्तों को, पेट्रियट्स को छुपाने का काम और उन्हें सपोर्ट करने का काम, और एनिमीज के खिलाफ जो भी ज़रूरत पड़ी, इन जो भी जैसे भगत सिंह है या आप मान लीजिए बहुत सारे, रानी लक्ष्मीबाई है, इन लोगों की मदद के लिए बहुत से लोग हर वक्त तैयार रहने लगे। नाउ कमिंग टू 8th सीन विच इज नेम्ड एज रिवोल्ट, यानी विद्रोह 1857। आपने सुना भी होगा रिवोल्ट ऑफ 1857। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में बहुत ही खतरनाक रूप से विद्रोह की शुरुआत हुई 1857 में। इसीलिए इसको बोला जाता है इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर इसको एक और नाम से भी बोला जाता है सिपाही म्यूटिनी। तो ये जो है वो 10 मई को स्टार्ट हुई थी 1857 और मेरठ में स्टार्ट हुई थी ये। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रिटिशर्स ने सोल्जर्स को कहा था कि वो
जो भी कार्ट्रिज गन में लोड करेंगे, जो गन पाउडर है वो गन में लोड करने से पहले उसे मुंह से बाइट करना है, उसका ढक्कन खोलना या जैसा भी उसको मुंह से यूज़ करना होता था। तो इंडियन सिपॉयज़ का क्योंकि ये मानना था कि ये जो कार्ट्रिज है इस पर ग्रीस किया गया है काउ फैट और पिग फैट का, तो हमारे धर्म जो है भ्रष्ट होता है इससे, हम तो इसको मुंह में नहीं लेंगे। तो ये एक इमीडिएट कॉज था इस रिवोल्ट का, इस विद्रोह का सबसे इमीडिएट कॉज यही था, ये कार्ट्रिज। The urge to free the nation from the Britishers continued to grow among the Indian soldiers. तो सिपाहियों ने क्या किया? The Sepoys marched to Delhi. वो दिल्ली तक मार्च करके गए टू सी एम्परर बहादुर शाह। वो किसी भी कीमत पे अब आज़ादी चाहते थे ब्रिटिशर्स से। द रिबेलियन स्प्रेड वाइड्स। तो ये जो 1857 का रिवोल्ट था ये मेरठ से शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया बहुत सी जगह पे फैला। यानी 1857 रिवोल्ट में सिर्फ यही नहीं है कि मेरठ में शुरू हुआ और वहीं पे ख़त्म हो गया, आग की तरह सब जगह फैला और लोग, बहुत से लोग इस वॉर में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि सबके मन में यही थी कि हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर्स से। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sold. तो बहुत सारे जो ज़मींदार थे, नए नए लैंड रूल इन्होंने ब्रिटिशर्स ने निकाल दिए थे, तो दे वर ऑल्सो ईगरली वेटिंग टू टेक रिवेंज। इनको भी बदला लेना था इनसे ब्रिटिशर्स ने। इनका कॉमन मोटो हो गया था, सभी का एक ही उद्देश्य हो गया था कि ब्रिटिशर्स को, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट बन के बैठे हुए हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना है। तो सभी ने एक साथ एकजुट होके दे वर्क फॉर द गुडनेस ऑफ द नेशन। तो लैंडलॉर्ड ने भी वादा किया कि भाई जो भी मदद की ज़रूरत होगी हम लोग करेंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट सीन ऑफ दिस चैप्टर, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, आज़ादी की लड़ाई। Many former rulers like बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ were bitter. इनका भी कहना था the white man has taken away my kingdom. So they joined the upsurge against the foreigner. बहुत सारे ऐसे रूलर थे जो कि खार खाए बैठे थे। They wanted to take revenge from the Britishers, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनका लैंड ले लिया था। इनकी जो भी टेरिटरी, इनका जो भी साम्राज्य था वो सब अपने अंडर में ब्रिटिशर्स ले चुके थे, तो सब बदला चाहते थे ब्रिटिशर्स ने से। तो इन्होंने क्या किया, सबने इस रिवोल्ट में अपना योगदान दिया। Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of Faizabad told the people, जो मौलवी अहमदुल्ला थे उन्होंने कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। अंग्रेज जो है हमारे ज़मीन को, हमारी मातृभूमि को बर्बाद कर रहे हैं। तो ही मोटिवेटेड हिज कंट्री पीपल दैट दे आर गोइंग टू फ्री द कंट्री फ्रॉम द हैंड्स ऑफ इंग्लिशमैन। हम इसे किसी भी कीमत पे आज़ाद करवाएंगे। तो ऐसा सुनने के बाद, आफ्टर हियरिंग दिस, द पीपल ऑफ बरेली, पीपल ऑफ कानपुर, पीपल ऑफ इलाहाबाद, दे ऑल केम फॉरवर्ड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। Entire North India came together in large number to fight against the British. सभी लोग खूब निकल के आए कि हम भी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। सो उस वक्त जो है अजीमुल्ला खान जो है, ही एक्सप्रेस हिज थॉट्स टू तात्या तोपे दैट दे शुड हैव पेशवा नाना साहब एज देयर लीडर, कि हमें अपना लीडर नाना साहब को बना लेना चाहिए इस वॉर में। ये जो इंडिपेंडेंस का वॉर हम लड़ रहे हैं उसमें इन्हें लीडर बना देना चाहिए। सो लेटर ऑन जो भी देशभक्त थे, जो भी पेट्रियट्स थे, दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दिस वॉर, ये जो 1857 का वॉर था, इट स्प्रेड ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुका था ये। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। तो उनकी कलाई पे, जो 80 साल के वॉरियर थे ये कुंवर सिंह बिहार के जो थे, तो एनिमी ने जब अटैक किया तो कुंवर सिंह की कलाई पे, रिस्ट पे जो है एक बुलेट लग गई, गोली लग गई। तो उन्होंने क्या किया, अब गोली लगने के बाद पूरा हाथ बेकार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने उस हथेली को ही काट दिया, उस रिस्ट को जहां हम घड़ी बांधते हैं ना, उस जगह से अपने हाथ को काट के और गंगा में ऑफर कर दिया कि माँ गंगा, ये आपके लिए एक भेंट है। तो बच्चों ये सारे सीन्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, जो 9 सीन्स हमने देखे। तो ये जो ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी जो पुराने टाइम की जो झलकियाँ पिक्चर के थ्रू आपको दिखाई गई और समझाया गया कि किस तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिली, वो कहानी तो और बहुत आगे है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई कैसे, 1857 कैसे हालात थे, किस तरह से लोगों ने पहले जो पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था वो शुरू किया, ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द डाउट।
अपने सारे डाउट्स क्लियर रखने हैं. यू शुड बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ओके, सो वेटिंग फॉर योर डाउट्स. हैव अ गुड डे.